तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में क्या जान लिया कि हमने रेशियो के बारे में जान लिया, उसके डेफिनेशन जान ली। अगर हमें दी जाए संख्या में तो रेशियो क्या क्या मतलब होता है, बेसिक रूप से तुलना करना। अब हमें क्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे क्या पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे पहला प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती से क्या मतलब हुआ आपका कि प्रथमानुपाती होता क्या है। अब मान लो मैंने आपको हमें क्या पढ़ना है, प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती तो प्रथमानुपाती से क्या मतलब हुआ, अनुपात से आपका क्या मतलब हुआ। मैंने क्या बोला था कि ए मान लो, ए बी और सी मान लो किसी अनुपात में चल रहे हैं तो वो इसी अनुपात में नेक्स्ट आगे चलते रहे। अगर आपको बोल दी कि ये तीनों मान लो 2:3:4 में है, तो बताओ कि इनसे पहले प्रथमानुपाती का क्या मतलब हुआ कि इनसे जो पहले तो संख्या थी उसका क्या अनुपात था। अब हमें वो बताना है कि इनसे जो पहले संख्या थी उसका क्या अनुपात था। प्रथमानुपाती का मतलब वही होता है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि यदि संख्या अक्ष यानी कोई संख्या अक्ष है वो ए बी और सी के प्रथमानुपाती है, तो क्या बोल रहा है कि हमें कोई संख्या अक्ष दे रखी है वो ए और बी सी के यानी प्रथमान। अब मैंने जो ए और बी सी ए बी और सी मान लो किसी अनुपात में है तो ए अक्ष उनके प्रथमानुपाती है, उनसे यानी पहले वाला अनुपात है। उसकी वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, जैसे अगर ए और बी प्रथमानुपाती का क्या मतलब हुआ कि अक्ष का जो अनुपात ए के साथ होगा वही अनुपात आगे जाके बी का सी के साथ होगा, ठीक है। प्रथमानुपाती के साथ मान लो अक्ष जो ए से पहले जो अनुपात बनाएगा वही अब क्या बना रहे, अगर बी और सी अनुपात बनाएंगे। अगर ए बी और सी अक्ष इन तीनों के अगर प्रथमानुपाती है तो कंडीशन ये कहती है। तो अगर मैंने क्या बोला था, जब भी आपको संख्या क्या दी जाए ए रेशियो बी इक्वल रेशियो सी रेशियो डी की, तो आपको क्या करोगे, बीच वाली का मल्टीप्लिकेशन और लास्ट वाली का प्रोडक्ट दोनों के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का गुणा किसके बराबर होगा, इन दोनों के। तो अक्ष इंटू सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इंटू बी हो जाएगी। तो अक्ष सी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और अक्ष की वैल्यू हमारी पास क्या आ जाएगी, ए बी अपॉन सी, ठीक है। तो आपको जब भी बोले कि अगर संख्या ए अक्ष, कोई भी संख्या बोले कि अगर संख्या अक्ष, या फिर ऐसे बोले कि ए बी और सी अगर अनुपात में है तो उनका प्रथमानुपाती ज्ञात करो, या आप बोले अगर संख्या ए बी सी के प्रथमानुपाती है तो उसका मान ज्ञात करो, तो आपका मान क्या होगा, ए इंटू बी अपॉन सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए इंटू बी अपॉन सी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बोल दिया कि 2, 6 और 4, 2, 6 और 4 अगर प्रथमानुपाती है, अगर अनुपात में है तो उनका प्रथमानुपाती बताओ, तो अक्ष की वैल्यू आप क्या निकालोगे यहाँ से, ए इंटू बी, यहाँ 2 इंटू 6 अपॉन 4, दोनों से 2 2 कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि 3 का 2 के साथ वही रेशियो होगा जो 6 का 4 के साथ हो रहा है। यहाँ से हम क्या करें, 2 2 काट देंगे, 3 रेशियो 2 आ जाएगा, इक्वल आ रहा है ना, समझ में आया। तो प्रथमानुपाती हम कैसे निकालेंगे, ए इंटू बी अपॉन सी से, ये आपको याद रखना है। आपको सीधे एग्जाम में यही पूछा जाएगा, या तो देख देगा अगर अक्ष से ए बी सी के प्रथमानुपाती है तो उसका मान निकालो, या बोल देगा कि ए और बी सी का प्रथमानुपाती ज्ञात करो, निकाल पाओगे, ए इंटू बी अपॉन सी, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है द्वितीयानुपाती, द्वितीयानुपाती, या फिर बोल दो आप मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, द्वितीय अनुपाती या मध्य अनुपाती। अब इससे आप क्या समझेंगे, मान लो आपको कोई दो संख्या दे दी, मैंने क्या बोल दिया, ए और बी कोई दो संख्या है, या फिर यहाँ पे दे रखा है हमें अक्स और वाई, हम मान लेते हैं कि अक्स और वाई कोई दो संख्या है। तो मध्य अनुपाती या द्वितीय अनुपाती से क्या मतलब हुआ कि एक ऐसी संख्या या एक ऐसी वैल्यू तो इन दोनों की है तो बीच में, हमने माना कोई अक्स एम कोई एक ऐसी वैल्यू है,
ऐसी वैल्यू जो इन दोनों के बीच में और इनके साथ सह अनुपात में, जैसे एम अक्स के साथ जो अनुपात बनाएगी, यानी अक्स का एम के साथ जो अनुपात बनेगा वही अनुपात एम का वाई के साथ बनेगा। यानी एम इन दोनों के बीच में मध्य अनुपात में इस प्रकार है कि अक्स का एम के साथ अनुपात बनेगा वही अनुपात एम का वाई के साथ बनेगा। समझ में आया? तो मध्य अनुपाती का मतलब आपको समझ में आया कि वह वैल्यू जो किन्हीं दो संख्याओं के साथ अगर अनुपात में मध्य में है तो उसका क्या मतलब हुआ कि वह पहली संख्या के साथ जो अनुपात बनाएगी उसका अनुपात दूसरी संख्या के साथ है वही बनेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, पहली दोनों बीच वालों का प्रोडक्ट और लास्ट वाली का प्रोडक्ट बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा m इंटू एम हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अक्स गुणा वाई आ जाएगी। यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अक्स वाई आ जाएगी, और एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, अक्स वाई का रूट। तो आपको जब भी कोई दो संख्या दे दे और उनका अगर मध्य अनुपाती या द्वितीय अनुपाती पूछे तो आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और उनका अंडर रूट लेना है। जैसे एग्जांपल आपको बोल दे, मैं बोल देता हूँ 18 और 8, आपको बोल दूँगा 18 और 8 का मध्य अनुपाती बताओ, तो क्या आप बता पाओगे? जरूर। कितना हो जाएगा, रूट 18 इंटू 8 कितना हो जाएगा, रूट 144। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 18 के साथ 12 का वही अनुपात है जो 12 के साथ 8 का है। कैसे, इसमें 4 को बना रहा है 2:3 आ रहा है, यहाँ पे 6 को बना रहा है 2:3 आ रहा है, ये भी 3:2 है, ये भी 3:2 है। समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब हमने प्रथमानुपाती ज्ञात किया तो कैसे किया था कि ए बी और सी का प्रथमानुपाती हमने क्या निकाला था, ए बी अपॉन सी निकाला था। द्वितीय अनुपाती एक्स और वाई का क्या निकाल लिया हमने, रूट एक्स वाई निकाल लिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट तृतीय अनुपाती। ठीक है, तृतीय अनुपाती से आपका क्या मतलब हुआ, ए नंबर क्या हो गया, तृतीयानुपाती। मेरी हिंदी पर गौर मत करना, थोड़ी गलत हो सकती है। तो तृतीय अनुपाती से आप क्या समझे, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। तृतीय अनुपाती से क्या मतलब हुआ कि मान लो कोई संख्या, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दे रखा है हमें, ए बी सी ना, अगर ए बी कोई दो संख्या है तो उनका तीसरा अनुपाती क्या होगा, मतलब क्या हुआ कि ए का जो बी के साथ अनुपात होगा वहीं उससे बी का उस तीसरे के साथ, यानी मान लो कोई आर मान लो, हमने माना कोई आर है तीसरा अनुपात, तो क्या प्रॉपर्टी कहती है कि तृतीय अनुपाती से आपका क्या मतलब हुआ कि ए का बी के साथ जो अनुपात होगा वहीं आगे बी का आर के साथ होगा। ठीक है, समझ में आया कि ए का बी के साथ अनुपात होगा वहीं आगे बी का आर के साथ होगा अगर आर है, अगर आर दोनों का तृतीयानुपाती है तो। ठीक है, अगर आर दोनों का तृतीयानुपाती है तो ए का बी के साथ वही अनुपात होगा जो बी का आर के साथ हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, बीच वाले का प्रोडक्ट और अंतिम वालों का। तो ए इंटू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, बी स्क्वायर आ जाएगी, बी इंटू बी। तो आर की वैल्यू यानी तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा। समझ में आया कि तृतीय अनुपाती का मान क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू अपॉन ए हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? द्वितीय अनुपाती का मान क्या था, रूट एक्स वाई। प्रथमा का क्या था, ए बी अपॉन सी। तृतीय क्या रहा है, बी स्क्वायर अपॉन ए। जैसे एग्जाम्पल मैं बोल दूं आपको कि 2 और 3 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो आप आर निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर यानी 9/2 ये हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 का 3 के साथ वही अनुपात है जो 3 का 9/2 के साथ है। हम बट्टा हटाने के लिए क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। इसको 2 से गुणा किया, ये 6 बन गया, वापिस इन्हें भी करना पड़ेगा, ये 6 बन गया, 4 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इससे कट रहा है, इनमें क्या कट रहा है, 2 कट रहा है, तो ये 2:3 आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे 3 कट रहा है तो 2:3 आ रहे हैं। यहाँ पे ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो कोई दिक्कत किसी को कोई समझने में? तो आपको समझ में आया कि तृतीय अनुपाती क्या होता है कि ए का अनुपात बी के साथ वही होगा जो तीसरा बी यानी बी का तीसरे के साथ होगा।
तो यहाँ पे तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अब हमें बोल दे कि चतुर्थ अनुपाती क्या होगा अगर तीन संख्या दे दी जाए, चौथा क्या हो जाएगा, चतुर्थ अनुपाती। अब अगर हमें तीन संख्या दे दी जाए और पूछे चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, जब भी हमें ऐसी कंडीशन दी जाए तो आपको क्या याद रखना है कि मान लो आपके साथ कोई ए, बी और सी तीन संख्या है, अगर बोल रहा है कि अक्स इनका चतुर्थ अनुपाती है, अगर ए बी सी का चौथा अनुपाती अक्स है, अगर ए और बी का वही अनुपात है जहाँ पे सी का अनुपात अक्स के साथ है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर ए बी सी का चौथा अनुपात अक्स है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए और बी का वही अनुपात होगा जो सी का अक्स के साथ होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था, पहली बीच वाली का 2 का और लास्ट 2 का, तो ए इंटू अक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इंटू सी हो जाएगी। तो अक्स की वैल्यू हमारी यहाँ चतुर्थ अनुपाती क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए। समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आपको बस 4 चीज याद रखनी है आपको कि जब आपको पहला अनुपात याद करना पड़े प्रथमा, तो इन दोनों का गुणा करके इसका भाग लगा दो। एक मिनट, जब पहला निकालना पड़े फर्स्ट, तो उसमें क्या किया आपने, ए बी अपॉन सी, यानी पहली दो संख्याओं को गुणा करो और तीसरी का भाग लगा दो। दूसरा निकालना पड़े यानी दो संख्याओं में अगर बीच का निकालना पड़े तो आपको क्या करोगा, दोनों का गुणा करो और रूट ले लो। तीसरा निकालना पड़े तो आपको अगर दो संख्या होगा तो आप क्या करोगे, दूसरी का स्क्वायर ले लो, उसमें पहली का भाग लगा लो। अगर आपको तीन संख्या को चौथा निकालना पड़े यानी लास्ट का निकालना पड़े तो आपको क्या करो, दूसरी दो संख्याओं का गुणा करो और उसमें पहली का भाग दे दो। आपको ये 4 चीज याद रखनी है। इसमें कोई समझ में ना आए तो आप बता सकते हो। आपको याद रखनी है कि प्रथमा अनुपाती आप कैसे निकालोगे, पहली 2 का गुणा करोगे, अगर 3 संख्या दे रही है उनमें पहली 2 का गुणा और तीसरी का भाग लो। द्वितीय अनुपाती आप कैसे निकालोगे, हमें जो संख्या दे रही है उनका गुणा करना है और उनका रूट लेना है। तीसरा अनुपात कैसे निकालोगे, दो संख्याओं का कि दूसरी का गुणा स्क्वायर करना है और उसका पहली का भाग दे देना है। चौथा अनुपात कैसे निकालोगे, 3 संख्याओं का कि बीच वाली दो संख्या को गुणा करना है और पहली संख्या का भाग दे देना है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत? पढ़ेंगे सतत अनुपात। समानुपात हमने पढ़ लिया, प्रथमा द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सतत अनुपात। क्या पढ़ेंगे, सतत अनुपात। ठीक है, तो ये अनुपात के बारे में लास्ट की हेडिंग है सतत अनुपात। तो सतत अनुपात से आप क्या समझते हो, सतत अनुपात होता क्या है एक्चुअली में? तो आपको एक चीज का याद रखना है कि जब हम अनुपात में या समानुपात चल रहे थे, आपको बोल दिया कि ए बी का वही अनुपात है जो बी सी डी, अगर हम अनुपाती समानुपाती है तो आप क्या समझ रहे थे कि ए और बी का वही अनुपात होगा जो सी और डी का होगा, या फिर ए अपॉन बी का वही मान होगा जो सी अपॉन डी का होगा। ये हमारे पास अनुपाती का फॉर्म था। लेकिन सतत अनुपाती क्या कहता है कि अगर ए बी सी डी ई एफ ऐसी संख्या अगर सतत अनुपात में चल रही है तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक अपॉन बी का वही मान होगा जो बी अपॉन सी का होगा, फिर बी अपॉन सी का वही मान होगा जो सी अपॉन डी का होगा, और सी अपॉन डी का वही मान होगा जो डी अपॉन ई का होगा, बराबर ई अपॉन एफ का हो जाएगा। ऐसे चलता जाएगा। तो सतत अनुपात का मतलब क्या हुआ कि संख्या एक फिक्स पैटर्न में अनुपात के रूप में चलेगी। ए का बी के साथ अनुपात वही होगा तो बी नेक्स्ट दो यानी बी का सी के साथ होगा, फिर सी का डी के साथ वही होगा तो नेक्स्ट दो डी का ई के साथ होगा। समझ में आया? इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपको संख्या दे दूं मैं, एक का 2 के साथ वही अनुपात होगा, अगर सतत अनुपात में रखना है, एक का 2 के साथ वही होगा जो 2 का 4 के साथ होगा, क्योंकि पहली संख्या में अनुपात क्या बन रहा है, 1/2। वापिस इन दोनों का अनुपात 1/2 तभी बन पाएगा जब इनमें दोनों में कॉमन आए। अब क्या होगा, अब होगा 8, 4 का 8 के साथ होगा, 8 का 16 के साथ होगा, 16 का 32 के साथ होगा। तो ये एक क्रम बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक सीरीज बन रही है। कौन सी सीरीज बन रही है, जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि एक सार्व अनुपात होता है जिससे प्रत्येक टर्म को गुणा किया जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है,
2 से गुणा किया, वापस 2 से गुणा किया, इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं, हर पद को हम 2 से गुणा करके अगला पद प्राप्त कर रहे हैं। तो इस सीरीज का सर्व अनुपात क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे ये हमें एक जीपी सीरीज में हो गई, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर संख्या ए बी सी डी या जितनी भी संख्या हो, अगर वो सतत अनुपात में है तो इनका पैटर्न क्या होगा, ये होगा। दूसरा होगा कि संख्याएं हमेशा जीपी सीरीज में होगी, जीपी सीरीज में होगी। कुछ भी हो सकता है, हमेशा जीपी सीरीज में ही होगी संख्याएं। आपको एक चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको सतत अनुपात के बारे में समझ में आया? कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। आपको स्टूडेंट्स, मैंने अनुपात को बहुत डिटेल में समझा दिया। आप कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बात कर सकते। हमने प्रथमानुपाती पढ़ा, द्वितीयानुपाती पढ़ा, सतत सभी पढ़ लिए। आपको बोल दूं कि मान लो आपको मैं कोई संख्या दे दूं, जैसे मैं दे दिया, मैंने बोल दिया कि 3 6 9 3 6 सॉरी तो गुणा हो रहा है 12 24 3 6 12 24 48 96 ऐसे संख्याएं आ रही है। तो क्या ये सतत अनुपात में है या नहीं, चेक करो। तो अब मैंने क्या बोला था कि सतत अनुपात में चेक कैसे होता है कि 3 का 6 के साथ वही अनुपात होगा, तो किसके बराबर होगा, 6 का 12 के साथ। 12 का वही 24 के साथ वापिस अनुपात बराबर होगा, वहीं 48 के साथ बात हो, सॉरी 24 का 48 के साथ होगा, वहीं 48 का 96 के साथ। जब मैंने पिछली क्लासों में फ्रैक्शन के बारे में बताया था, यानी क्या बताया था, फ्रैक्शन के बारे में बताया, तो मैंने एक फ्रैक्शन पढ़ाया था, उसका टाइप था एक कौन सा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कौन सी थी, इक्विवेलेंट यानी तुल्य भिन्न। मैंने उसमें क्या बताया था कि भिन्न इस रूप में होती है कि अगर हम पहली संख्या को 2 गुणा कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे दूसरी को भी 2, अगर अंश को हम 2 गुणा कर रहे हैं तो हर भी 2 गुणा हो रही है। यहाँ पे अगर अंश 2 गुणा हो रहा है तो हर भी हो रहा है, सब में होगा ये। तो तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है कि वो अगर हम वहाँ से अगर एच शेप को हटा दें तो सारी भिन्न एक इक्वल हो जाती है, एक ही बन जाती है। वैसे ही अगर हम यहाँ से हम एच शेप लेके बाहर निकाल दें तो क्या हमारे पास एक ही भिन्न आती है, चेक लोग चेक करते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, 3/6 आ रहा है। अब अगर हम इनसे एच शेप हटा दें तो कितना बन जाएगा, 3 कट 1/2 बन जाएगा। यहाँ से 6 से कट रही है 1/2 बन रहा है, 12 से कट रही है 1/2 बन रहा है, 24 से कट रही है 1/2 बन रहा है, 48 से कट रही है यानी ये भी 1/2 बन रहा है। यानी संख्या हमेशा तुल्य भिन्न की तरह यहाँ से एच से हटाने के बाद एक ही संख्या बन जाएगी, यानी सभी का अनुपात 1:2 बराबर होगा। तो ए का बी के साथ वही हो रहा है जो बी का सी के साथ हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, समझ में आया सतत अनुपात का। फिर मैंने क्या बोला था कि सतत अनुपात में अगर संख्याएं हैं तो वो हमेशा जीपी सीरीज में होगी, यानी गुणोत्तर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि जब हम गुणोत्तर श्रेणी के पद ज्ञात करते हैं तो पहला पद होता है ए, यहाँ पे पहला पद क्या है, 3 है। फिर हमें दूसरा पद प्राप्त करने के लिए एक पर्टिकुलर नंबर, एक पर्टिकुलर संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, सार्वय अनुपात। सार्वय अनुपात कुछ भी हो सकता है इसका मान, ये जरूरी नहीं है कि सार्वय अनुपात का मान फिक्स होता है, उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सीरीज में, पूरी सीरीज में वो एक ही चलेगा। ये नहीं कि सीरीज में अलग अलग उसका नहीं हो, एक सीरीज में उसका एक ही मान होगा। तो उसका अगर सार्वय अनुपात हम क्या लेते हैं, आर का मान। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने पहली पद में दूसरा पद प्राप्त करने के लिए क्या किया, 3 को 2 से गुणा किया, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो जीपी सीरीज में क्या होता है, पहला पद होता है और दूसरा अनुपात होता है, फिर वो जीपी सीरीज में गुणा होते सार्वय अनुपात का गुणा चलता रहता है। अब हमें चेक करना है ये जीपी सीरीज है या नहीं। क्या इसको 2 गुणा किया तो ये 6 आ रहा है, हाँ चलो पहला पद आ गया, दूसरा आ गया। अब तीसरा पद तभी आएगा जब दूसरे पद को वापिस से सार्वय अनुपात से गुणा करें। क्या इसका 2 गुणा 12 आ रहा है, आ रहा है। क्या इसका 2 गुणा 24 आ रहा है, आ रहा है। क्या इसका 2 गुणा 48 आ रहा है, आ रहा है। क्या इसका 2 गुणा 96 आ रहा है, ये भी आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये सीरीज जेपी में है।
फिर आपको अगर कन्फ्यूजन रहेगा कि चलो ये तो आपने पहले जीपी सीरीज बना के हमें बता दी, अगर हमें ऐसे ही सीरीज दे दे और हमें पता ना हो ये जीपी है कौन सी सीरीज है, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो सतत अनुपात में है या नहीं। चलो ऐसे चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि सतत अनुपात का मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब बोल रहा हूँ कि ये संख्याएं है, पता करो ये सतत अनुपात में है या नहीं। तो मैंने क्या बोला था कि 2 का 3 के साथ वही अनुपात होगा जो 3 का 4 के साथ होगा। क्या अब ये अनुपात हो रहा है? तो अनुपात बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अबाध्य संख्याओं में मिनिमम बना लेते हैं। यहाँ से कोई कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब यही होगा। अब इन दोनों में भी कुछ कॉमन आ रहा, लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे 2/3 आ रहा है, यहाँ पे 3/4 आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, पहली ए और अनुपात बी क्या हो रहा है हमारे पास, 2:3 आ रहा है, और बी अनुपात सी क्या आ रहा है, 3:4 आ रहा है। लेकिन एक्चुअली में पॉइंट क्या कहता है कि सतत अनुपात में हमेशा ए का जो बी के साथ होगा वही बी का सी के साथ होगा। तो यहाँ पे भी एक्चुअली अगर 2:3 ही आता तब तो ये सतत अनुपात में हो जाती, लेकिन यहाँ पे अनुपात चेंज हो गया। क्या सी का डी के साथ वो अनुपात आ रहा है? चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 अनुपात आ रहा है, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये एक अनुपात सतत अनुपात में नहीं है, ये अलग अलग। तो ये संख्या सतत अनुपात में नहीं हो सकती। फिर मैंने क्या बोला था कि अगर संख्या सतत अनुपात में तो हमेशा जीपी सीरीज में होगी। क्या ये जीपी सीरीज में है? इनको कोई पर्टिकुलर नंबर से गुणा करके बनाया जा सकता है? चलो हमने 2 को बनाने के लिए 3 को किससे गुणा किया, 3/2 यानी 1.5 से गुणा किया। क्या 3 को 1.5 से गुणा करके 4 बनाया जा सकता है? कभी नहीं बनाया जा सकता। यानी संख्या जीपी सीरीज में है ही नहीं। तो अगर संख्या सतत अनुपात में होगी तो वो जीपी सीरीज में भी होगी। और अगर संख्या जीपी सीरीज में, एक चीज ये भी ध्यान रख लेना, हर जीपी सीरीज के पद अपने आप में सतत अनुपात में होते हैं। आपको मोस्ट याद रखना है कि हर जीपी सीरीज के पद सतत अनुपात में होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया कि सतत अनुपात नहीं, सीधा समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अनुपाती और सतत अनुपाती में क्या डिफरेंस होता है, उनको कैसे निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसा लगा आपको अनुपात के बारे में जान के, पढ़ के, उसकी डेफिनेशन, उनके प्रकार, उनके टाइप्स कैसे निकालते हैं, एक्चुअली में होता क्या है अनुपात, क्वेश्चन करना अभी समझ में आया। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि ए का बी के साथ अनुपात क्या है, 2:3 है। ठीक है, बी का सी के साथ अनुपात क्या है, 3:4 है। सी का डी के साथ अनुपात क्या है, 4:5 है। और डी का ई के साथ अनुपात क्या है, 5:6 है। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए का ई के साथ अनुपात क्या होगा। अब हमें पता लगाना है। तो पहली फॉर्म आप एक चीज देख रहे हो इसमें कि ये सभी संख्याएं सतत अनुपात में चल रही है। जैसे कि ए का बी के साथ जो अनुपात हो रहा है, और ये सतत अनुपात में नहीं है, ये बिल्कुल भी सतत अनुपात में नहीं है, गलती से। तो अब हमें क्या निकालना है, अगर हम चारों का अनुपात निकाल लें तो हम लास्ट में बता सकते हैं पांचों का निकाल कर कि ए और ई का अनुपात क्या होगा। फर्स्ट टाइप मैंने क्या बताया था जब पहली बार, अगर 2 का दे रखा है, अन्य 2 का दे रखा है, तो तीनों का कैसे निकालेंगे। या तो आप क्या करो को यहाँ पे सभी को इक्वल करते चलो, वो लंबी प्रोसेस हो जाएगी। अब हमें क्या करता है कि 2 और ए और बी का 3 है, 2:3 है। तो मैंने क्या बोला था कि आपके पास नेक्स्ट नहीं है तो रख लो। फिर क्या बोल रहा है, बी और सी का 3:4 है, तो आपके पास इधर नहीं है तो 4 रख लो, इधर नहीं है तो 3 रख लो। फिर क्या बोल रहा है कि सी का डी के साथ 4:5 है, यहाँ पे 4:5 है, यहाँ पे 5 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो। फिर डी का ई के साथ 5:6 है, यहाँ पे 5:6, तो ये 5 आ जाएगा, ये 5, ये 5। अब मैंने बोला था कि जो कॉमन वैल्यू आ रही है कट रही है वो काट दो, जो नहीं कट रही है काट नहीं कट सकती। यहाँ से 3 कट जाएगा, सभी में आ रहा है। ठीक है, यहाँ से 4 कट जाएगा, इनमें आ रहा है, इनमें आ रहा है। यहाँ से 5 कट सकता है कि 1, 2, 3, 4 और 5 कट रहा है। तो यहाँ पे कितना बच रहा है हमारे पास, 2 बच रहा है। यहाँ से 3 बच रहा है, यहाँ से 4 बच रहा है, यहाँ से 5 बच रहा है और यहाँ से 6 बच रहा है।
तो समझ में आया कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात ये होगा। तो हमारे पास ए और ई का अनुपात क्या आ जाएगा, ए अनुपात ई कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2:6 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या, समझ में आ गया कि ए अनुपात बी अनुपात कितना, ए अनुपात ई कितना हो जाएगा, 2:6 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम काट भी सकते हैं, अगर दोनों का निकालना हो तो 1:3 हो जाएगा, सिर्फ इन दोनों का निकालना। ठीक है, अन्यथा नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे और भी किसी में कॉमन नहीं है। इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट सेकेंड मेथड से बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया, हम ए अनुपात बी से क्या मतलब समझते हैं कि A/B का मान कितना आ रहा है हमारे पास, 2/3 आ रहा है। अनुपात को हम इसी फॉर्म में लिखते हैं तो कि A अनुपात B क्या हो जाएगा, A/B का मान आ जाएगा 2/3। चाहे इस प्रकार लिख लो चाहे अनुपात में लिख लो। जब हम A/B लिख सकते हैं तो क्या B/C नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिख दो B/C। क्या C/D नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिख दो C/D। क्या D/E नहीं लिख सकते। तो हमारे पास वहाँ पे वैल्यू है कितना, A/B कितनी है, 2/3 है। B/C कितना है, 3/4 है। फिर इसकी C/D कितना है, 4/5 है। और D/E कितना है, 5/6। कोई दिक्कत कोई समस्या। अब हमारे पास क्रॉस गुणा में है, सभी ऊपर गुणा में है तो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, D से D कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, ऊपर ए बच रहा है और नीचे ई बच रहा है। यहाँ पे क्या, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4, 5 से 5, क्या बच रहा है, ऊपर 2 बच रहा है और नीचे 6 बच रहा है। वापिस 2 से काटेंगे तो 1 और 3। तो ये A/E का मान 1/3 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि A अनुपात E कितना आ गया, 1:3। तो आप इस मेथड से यानी 2 मेथड से ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई समस्या, आप कहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपको अनुपात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेशियो प्रोपोर्शन आप अच्छे ने पढ़ लिया अच्छे से, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके बहुत भी और भी मेथड बनते हैं, लेकिन आपने बेसिक सीख लिया है। अब इतना सीख लिया है कि आप कहीं पे भी आपको रेशियो निकालना हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर दूसरे चैप्टर में रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आपको बेसिक अच्छे से आता है, अच्छे से भी ज़्यादा आपने बेसिक सीख लिया है। बेसिक में बस इतना ही होता है अनुपात निकालना, लेकिन आपको मैंने अनुपात निकालना समझा दिया क्या होता है, उसके टाइप्स बता दिए, उसके अलग प्रथमानुपाती, द्वितीय, तृतीय, समानुपाती, सतत अनुपाती को भी बता दिया, सभी को एग्जाम्पल देके समझा दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे। ओके, फिर चलो बाय, ठीक है।